A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हमने अभी तक लेजिस्लेचर रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुके हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का है पार्ट 2 और इसके बाद लास्ट होगा फाइनेंशियल रिलेशनशिप, वो होगा हमारा पार्ट 3। अब चला आगे देखते हैं। अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो आर्टिकल 256 से 263 में मेंशन है अंडर पार्ट 11। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो जो पहली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो ताकत होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है कि वो उस पर रूल बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में ताकत होती है स्टेट एंड सेंटर की, एंड लास्ट होती है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की। पर हमने लास्ट चैप्टर में ये बात और पढ़ी थी और उसको यहाँ पर री एम्फेसाइज करना चाहूंगा और उसी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। वो ये है कि जो सेंटर होता है उसमें ताकत होती है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई रूल बना हुआ है, जो स्टेट लिस्ट में कोई रूल बना हुआ है, तो उसको वो हटाकर वो अपना रूल बना सकता है, और इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अगला है सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट क्या होता है कि आम शब्दों में अगर सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो आप समझ जाएंगे कि सेंटर कुछ डायरेक्शन देगा स्टेट को कुछ काम करने के लिए। तो मान लो रेलवे है या डिफेंस है, तो उसके लिए अगर मान लो कोई काम के लिए कोई जरूरत है, जैसे सिक्योरिटी की जरूरत है, हम कहीं नया रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से कह सकते हैं अपनी पुलिस फोर्स यहाँ भेजो और हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, यहां तक एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या होती है, जो कुछ एरियाज होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियम नहीं बना सकता। वहां पर जो नियम बनाने की ताकत है वो है गवर्नर की। जैसे ट्राइबल एरिया या 5th-6th शेड्यूल में जो एरिया डिफाइंड हो रखे हैं, ये एरिया नॉर्मली असम, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए। अगर गवर्नर को वहां ये सही लगता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की मदद से वहां पर उस एरिया में ये चीज इंप्लीमेंट कर देगा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक। बट अगर माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट में है, भाई आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज कुछ और होंगे, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और होंगे, यूपी में कुछ और होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट की मदद से वो यहाँ पर उनके लिए काम कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर की डायरेक्शन फॉलो करनी होगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, स्वच्छ भारत अभियान है फॉर एग्जाम्पल। अब स्वच्छ भारत अभियान तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? स्टेट गवर्नमेंट का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं इनको फॉलो अप करने के लिए, इनको इंप्लीमेंट में लाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें मना नहीं कर सकती। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट। अगला है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? हमने फेसबुक पे देखा होगा कि एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है दो दोस्तों के बीच में, ऐसे ही होता है म्यूचुअल डेलीगेशन। म्यूचुअल डेलीगेशन में आते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन कुछ ना हो और बात आराम से सेटल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल निकालने वाली है अपनी स्टेट में और सेंटर को इस बात से तकलीफ हो रही है, तो वो गवर्नर से कहेगा कि आप इस रूल को पास मत करना। तो गवर्नर उस रूल को पास नहीं करेगा, वो प्रेसिडेंट के पास रिव्यू करने के लिए भेजेगा। प्रेसिडेंट उसे जब रिव्यू कर लेगा तब वो वापस गवर्नर के पास जाकर साइन होकर स्टेट में एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। अगला है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? मान लो 1992 में जैसे बाबरी मस्जिद था, उसको ढहा दिया गया था। अब मान लो वो ढहाता नहीं है 1 मिनट के लिए, मतलब वो तोड़ा नहीं जाता 1 मिनट के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि जो सेंटर होगी वो स्टेट को कहेगी देखो वहां पर पीस स्टैब्लिश करो। अगर वहां पर पीस स्टैब्लिश नहीं होगी तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम के, खाली यूपी में नहीं होंगे, पूरे देश में हो जाएंगे। तो अब इस बात से परेशान रहेंगे दोनों सेंटर और स्टेट, तो वो क्या करेंगे? कॉपरेशन के साथ काम करेंगे कि अगर मान लो आर्मी वहां भेजनी है तो वहां आर्मी को भेजा जाएगा, अगर वहां पुलिस से खाली काम चल जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट अपना ध्यान रखेगा। तो ये होता है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें एक और एग्जांपल है, वो है वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट क्या एग्जांपल है? देखिए, जो कई स्टेट्स होती है ना, जैसे हम बात करें नीचे जो साउथ इंडिया में स्टेट्स हैं, वहां पर रिवर्स को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, तो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए सेंटर का इंटरवीन होना बहुत जरूरी है। तो जब इन तीनों स्टेट में, मतलब सेंटर में और बाकी साउथ इंडिया की जो स्टेट है उनमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, तभी वो मामला सॉल्व हो सकता है। वरना इंडिया पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी सॉल्व ही नहीं होकर देरी, इतने साल हो जाएंगे। अगला होता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में क्या होती है? ये 3 रैंक होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
इन तीनों को जो हायर करता है वो यूपीएससी करता है। फिर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। उसके बाद क्या होता है, एक बार इनकी ट्रेनिंग होने के बाद इनको अलग अलग स्टेट में रेस्पेक्टिवली भेज दिया जाता है, और स्टेट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका ट्रांसफर कहां करना है, क्या करना है। पर अगर इनको हटाना है तो अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ये हटा सकते हैं, वहां के गवर्नर नहीं हटा सकते। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट और हायरिंग का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, बट अगर उसको हटाना है तो वहां पर प्रेसिडेंट फायर कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता। ऐसी इलेक्शन कमीशन में वहां पर अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर कर देगा इलेक्शन कमिश्नर का, बट अगर फायर करना है तो वहां प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए होंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। अगला है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या कहता है कि हर शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा एक, और हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा, और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस हार जाता है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अगर कोई केस हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अगर मौत की सजा लिख गई हो तो अपने बचाव के लिए वो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है। अगला है रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी है, एक है नेशनल, फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल रूल। अब ये तीनों जब इमरजेंसी लगती हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट पे जो ताकत होती है ना वो उड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, और जो पावर हो जाती है वो एसेंट्रिक हो जाती है, मतलब इसके ऊपर सेंटर के बेस पे हो जाती है। अब आखिरी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कमिटीज बना दी जाती हैं एक्स्ट्रा। जैसे अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने उसमें बात की थी प्लानिंग कमेटी। तो प्लानिंग कमेटी क्या था, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही सैचुरेटरी बॉडी थी, तो वो भी काम करती है स्टेट और सेंटर के बीच में। जैसे प्लानिंग कमेटी का काम क्या था कि देश के अगले 5 साल का प्लान बनाना, तो ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस। तो ये होता है वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अच्छी लग गई हो तो खाने पे इनवाइट करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई प्रश्न हो या क्वेश्चन हो तो हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में डालें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे।